रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2015। मकसद आप सबसे मिलने का। रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2015 जहां होंगी पोइट्री, प्ले, सिंगिंग, प्रेजेंटेशन और मच मोर। So what are you waiting for? जल्दी से रजिस्टर करें हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर और बने पार्ट 2015 रेडियो उड़ान कन्वेंशन का। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैन्ड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलते दौर में आपका स्वागत करता हूं। रविवार 11 जनवरी 2015 और आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और नए टॉपिक के साथ और अपने नए पैनलिस्ट के साथ। आज की जो डिस्कशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल है। ये क्यों इतनी स्पेशल है मैं आपको बताऊंगा चंद पलों में। उससे पहले आज की हेडलाइंस। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात की इनॉग्रेशन। कहा, भारतीय लोगों को हाईवे के साथ हाईवे की भी जरूरत। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, 1 जून के बाद ब्लैक मनी के ऊपर करेंगे काम। सैफे महाउत्सव में अमर सिंह का मुलायम सिंह यादव पर कटाक्ष। कहा, जैकलिन फर्नांडिस की शोख अदाओं में फंस गए हैं मुलायम सिंह यादव। ऑप्टिक फाइबर से 20,000 गांव जुड़ सकते हैं नेशनल ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्लान के तहत। अगर आप जीमेल यूज करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी, अब आप डेस्कटॉप पर भी ले सकते हैं बैकअप। जर्मनी में कार्टून छापते चलते हमला, किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। ऑस्ट्रेलिया से 4-2 से ऑस्ट्रेलिया से 2-0 से सीरीज गंवाने के बाद विराट कोहली ने कहा, टेस्ट मैचेस में हमें अच्छा प्रदर्शन करना होगा, मेहनत की जरूरत। और बाबा राम रहीम की आने वाली फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड पिछाड़ सकती है बॉलीवुड के तीनों खानों को। अगर उनके सारे भगत फिल्म को देखे तो 500 करोड़ तक की हो सकती है कमाई। और अभी समय है आप लोगों को आज के पैनलिस्ट से मिलाने का और आज के टॉपिक से रूबरू करवाने का।
तो मैं आपको बता दूं इस बार क्योंकि हमारा जो रेडियो है ये हमारा कम्युनिटी रेडियो है और इसमें हम डिसेबल लोगों से संबंधित ज्यादातर मुद्दों पर बात करते हैं। आज हमारे साथ दृष्टिहीन व्यक्ति तो है ही है, हमारे उस साथ ही साथ हमारे साथ एक विशेष एनजीओ कॉन्फेडरेशन फॉर चैलेंज CFC के लोग हमारे साथ हैं पंजाब सुनाम से, और ये हमारे साथ ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड और साथ ही साथ ब्लाइंड लोग हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और पहली बार डिस्कशन हो रही है जहां पर ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड के साथ साथ ब्लाइंड लोग काम कर रहे हैं इकट्ठे, और आज हम इनकी समस्याओं की, इनके सामने आने वाले चैलेंजेस की और उनके सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। आई विल गिव यू अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेज पैनलिस्ट। हमारे साथ हैं, आई हैव गॉट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ CFC मिस्टर सतीश गोयल। सर वेलकम। सभी को मेरी ओर से सादर नमस्कार जी। आई हैव गॉट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ CFC मिस्टर प्रवीण कुमार, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट। सर वेलकम। सभी के लिए नमस्कार सर। I have got the block president and visually challenged Mr. Om Prakash Vansal ji with us. Sir, welcome. मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत नमस्कार जी। I have got Mr. Rohit Garg, active member of this NGO. Sir, welcome. सर नमस्कार, मेरी ओर से सभी को नमस्कार। And we have also Mr. Pyara Lal, I feel. प्यारा Sir, सिंह जी प्यारा सिंह। नमस्कार सर। जी, आपका भी स्वागत है। एंड आई थिंक इट इज अवर पैनल विवेक चौधरी जी। विवेक चौधरी जी, मैं माफी चाहता हूँ, विवेक चौधरी जी हमारे साथ हैं, ये भी एक्टिव मेंबर हैं। जी जी जी, मेरी तरफ से सबको नमस्कार जी नमस्कार। तो आप सभी का पहली बार इस बदलते दौर डिस्कशन में रेडियो उड़ान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आप की विकलांगता के बारे में, कैसे आपको ये हुई, उसके बाद हम आज की डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ब्रीफली मैं एक लाइन में आप लोगों से 1 बाय 1 हम बात करेंगे। जी सतीश गोयल जी, सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। मैं करीब 1.5 साल की एज में स्मॉल पॉक्स से ये ब्लाइंडनेस मुझे हुई। जी विवेक चौधरी जी, आप बताएं। सर मेरा बचपन से मैं दोनों टांगों से मैं ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप हूँ। जी विवेक जी ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड है बचपन से। जी रोहित गर्ग जी, आप अपने बारे में बताएं। सर मैं भी बचपन से मतलब पोलियो का अटैक हो गया था, मुझे भी मतलब दोनों सांडों में पोलियो है, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप हूँ। ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड है। हमारे साथ बंसल साहब, आप अपने बारे में बताएं। हाँ जी, मेरे को 77 में डायग्नोज हुआ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का। उसके बाद जी तो RP से जूझ रहे हैं आप। और हमारे साथ प्रवीण जी है। प्रवीण जी, आप बताएं। सर बचपन में पोलियो हो गया था जी, 100% हैंडीकैप, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप। ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड हैं आप। और हमारे साथ प्यारा सिंह जी हैं। प्यारा सिंह जी, आप अपने बारे में बताएं। मैं जी 1981 के हैंडीकैप्ड हुआ जी, अपने कारोबार करते हाथ से कट गई। हाँ जी हाँ जी, बिजनेस करते समय आप हैंडीकैप्ड हो गए। तो आज की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। लिसनर्स, आपके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे तमाम शोज यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं। आप रेडियो उड़ान स्पेस शो का नाम लिखें तो आप हमारे शोज के आर्काइव ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारी स्काइप ID रेडियो उड़ान ओपन है और हम मुंतजिर हैं आपके तमाम सजेशंस को लेकर। जी तो सतीश जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि आपकी जो NGOs है जो आप रन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके जो मेन मुद्दे हैं, आप किस तरह का काम करते हैं इस NGO के माध्यम से? देखिए, इस NGO का जो मकसद है वो है जो विकलांग लोग हैं किसी भी प्रकार के, उन सभी को सरकार द्वारा दिए जाते जो सहूलतें हैं वो उपलब्ध कराना, समाज से अपने बनते अधिकारों की मांग करना तथा समाज में जो विकलांगों के प्रति जो गलत भावनाएं हैं उन भावनाओं को दूर करना। जी तो बेसिकली आपका कहना है कि लोगों को अवेयर करवाना। जी हाँ।
अवेयर करवाना और जो विकलांग हैं उनको सरकार की नीतियों से रूबरू करवाना, नीतियों से रूबरू कराना तथा सरकार से उनके जो बनते अधिकार हैं उन्हें प्राप्त करना। जी, उनकी मांग करना, उनको हासिल करना। जी बंसल जी, इससे पहले कि मैं ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड की टीम के पास जाऊं, उससे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि हमने बहुत कम देखा है और हम अक्सर बात करते हैं कि जो हमें इंटीग्रेटेड काम करना चाहिए, इंक्लूसिव होकर काम करना चाहिए, सबसे मिलजुल के काम करना चाहिए। ज्यादातर जो दृष्टिहीन हमारी एनजीओ हैं वो दृष्टिहीनों के लिए काम करते हैं। तो क्या आया आपके जहन में जो आप लोगों ने सोचा कि हर तरह की विकलांगता के लोगों को शामिल किया जाए एनजीओ में, उनके साथ मिलजुल के काम किया जाए? इसमें ऐसा है भी जो जरूरतमंद तो किसी भी तरह के हो सकते हैं, चाहे वो ऑर्थो वाले हैं चाहे विजुअली हैं भी, चलो जो एक दूसरे के काम आ सके। विकलांग की मजबूरी जरूरत समझता है, मुश्किल समझता है भी, इसलिए एक दूसरे के काम आ सके। अगर विजुअली हैंडीकैप्ड हैं परंतु कहीं ना कहीं किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, मदद की जरूरत पड़ती है। ये हमारे साथी हैं, विकलांग होते हुए भी ऑर्थो वाले हमारे से के साथ हमसे ज्यादा काम करने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए हम एक दूसरे के पूरक होने के लिए ये फैसला लिया कि एक दूसरे के सहारे से अपन एक आगे बढ़ सकेंगे, एक दूसरे की मदद करने के लिए। जी, तो बंसल साहब ने अपने विचार व्यक्त किए। रोहित जी, इससे पहले कि मैं आपकी समस्याओं पर बात करना शुरू करूं, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, जहां तक मेरी नॉलेज बोलती है कि आपके जो डिसेबिलिटी राइट ग्रुप के जो आपके लीडर हैं जावेद अबीदी जी, तो वो काफी एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों का कभी उनके साथ संपर्क हुआ है या कभी उन्होंने आपके साथ बात करने की कोशिश की है ताकि आपकी समस्याओं को सुना जाए और भारतीय सरकार के सामने उसके प्रोजेक्ट किया जाए? जी सर, इनके बारे में नाम तो बहुत सुना है लेकिन कभी संपर्क नहीं हो पाया। ना ही हमने संपर्क किया, ना ही कभी उन्होंने संपर्क किया। हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं और मतलब कभी संपर्क नहीं हो पाया उनसे। नाम बहुत सुना है उनका। जी, नाम सुना है लेकिन कभी संपर्क नहीं हो पाया और ज्यादातर नहीं, मतलब आप टच में नहीं हैं बेसिकली। जी अच्छा, परवीन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आपकी एनजीओ काम कर रही है, जो आप लोग काम कर रहे हैं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आप सरकार की नीतियों से खुश हैं? नो सर। क्यों? सर पहले तो जो नीतियां बनाई है वो सही तरीके से काम ही नहीं कर रही हैं जी। अच्छा। जो हमारे देश में अफसर आई है वो किसी की बात नहीं सुनते हैं जी। जी, तो आप बेसिकली आपका मानना है कि आपकी बातों को नहीं सुना जाता? जी सर। जी, तो नीतियों में भी हम बात करेंगे और आपकी समस्याओं पर भी बात करेंगे। जी प्यारा सिंह जी, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड को सामने? सबसे बड़ी समस्या क्या है? जी प्यारा सिंह जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। जी, आपके सामने जो ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड के सामने सबसे बड़ी समस्या है, आपको क्या लगता है, क्या है वो समस्या? जी ये थोड़ा सा बोलने में वो है, मैं बताता हूँ आपको। जी, ये क्वेश्चन हमारे आई थिंक विवेक जी अभी तक पैनल में आए हैं, तो ये क्वेश्चन, जी विवेक जी, आप इस क्वेश्चन को लेना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। जी प्लीज बताइए। सर सबसे बड़ी समस्या चलने फिरने में आती है ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप को, ठीक है जी। हाँ जी। जब भी हम जहाँ भी जाते हैं, कॉलेज, स्कूल या और सरकारी दफ्तरों में, सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं होती है ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप के लिए, जैसे रैंप वगैरह की फैसिलिटी। स्कूल में गए, कॉलेज में गए, किसी मिलना है, किसी बात करनी है, किसी का दफ्तर ऊपर है, कहीं पर रैंप नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इन्होंने एक पॉइंट उठाया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम है, जो रैंप है, हालांकि इस पे काम बहुत मतलब छोटे लेवल पे काम चल रहा है अभी तक, ज्यादातर हमें दिक्कतें आती हैं मोबिलिटी को लेके। ये आई थिंक दृष्टिहीनों की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, तो इसके साथ साथ आपकी भी ये प्रॉब्लम है। जी, तो रोहित जी, मैं आपसे ये सेम सवाल पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से क्या ये समस्याएं हैं?
तो समस्याएं तो ये हमारे बहुत आती हैं, जैसे इन्होंने बताया कि हमें कहीं भी जाना हो तो बहुत समस्या आ जाती है, किसी ऑफिसर को मिलना हो तो हम लोग अंदर नहीं जा सकते और ऑफिसर बाहर नहीं आते, तो हमारा काम बीच में ही रह जाता है। कई बार हम ऑफिसर को मिले भी हैं रैंप बनवाने के लिए, वो बस मतलब लीडरों की तरह झूठा वादा कर देते हैं, यहाँ ये बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अभी तक कहीं भी रैंप नहीं बना है। और कहीं ऑफिस में कहीं व्हील चेयर नहीं मिलती, किसी कहीं भी चले जाओ, किसी मंदिर में या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में चले जाओ, कहीं व्हील चेयर नहीं मिलती, या कहीं आने जाने में मतलब कोई और साधन नहीं मिलता, कहीं एग्जाम हो हमारा वहाँ भी दिक्कत आ जाती है। ऐसी दिक्कतें मतलब बहुत आती हैं। खासतौर पे बसेस पे जाना, जहाँ कहीं भी जाना, रेलवे में, तो वहाँ प्रॉपर फैसिलिटी ना होने की आपको काफी दिक्कतें आती हैं। काफी दिक्कतें आती हैं। प्रवीण जी, निजी जिंदगी में मैं सतीश जी के पास और बंसल जी के पास आऊंगा, इससे पहले मैं जानना चाहूंगा प्रवीण जी आपसे जानना चाहूंगा कि निजी जिंदगी में जो आम लोगों का रवैया है विकलांगों को लेकर, ब्लाइंड की अगर बात करें, दृष्टिहीनों की, तो कोई ज्यादा बढ़िया नहीं है। एक सिंपैथेटिक रिव्यू है, उनका व्यू है, एक व्यू पॉइंट है। तो अगर विकलांगों की अगर बात करें हम, तो लोगों का जो आम लोगों का जो रवैया है विकलांगों को लेकर किस तरह का है? क्या आप मुतमईन हैं, सेटिस्फाइड हैं, या कैसे? सर जो हम पब्लिक है वो तो हमें बेचारा कहती बोलती है जी। अच्छा, वो भी आपको बेचारा देखते हैं, कोई ज्यादा पॉजिटिव? लेकिन हमारी कोशिश ये है कि किसी शब्द का हम यूज ना करें जी, ना खुद करें ना किसी को करने दें। बिल्कुल। तो आपका भी यही मानना है कि जो रवैया है वो जो लोगों का है वो सहानुभूति वाला ही है, और वो सेम ज्यादातर मतलब ब्लाइंड हो या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, तो हर तरफ वो सेम व्यू पॉइंट है सोसाइटी का? जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके सतीश जी, आप दृष्टिहीन हैं और आप काम कर रहे हैं ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड लोगों के साथ, तो आपको क्या लगता है ज्यादा समस्याएं किधर हैं? ऑर्थोपेडिक में ज्यादा समस्याएं हैं या एज ए बीइंग ब्लाइंड ज्यादा समस्याएं हैं, या दोनों की बराबर है? किस तरीके से देखते हैं? देखिए, समस्याएं विभिन्न हैं। कि कुछ तो ऐसी समस्याएं हैं जो ब्लाइंड पर्सन को ज्यादा आती हैं, जैसे कोई व्हीकल ड्राइव। तो विकलांग लोग जो हैं, दूसरी कैटेगरी वाले ऑर्थो वाले जो हैं, वो व्हीकल ड्राइव कर सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं इधर उधर, लेकिन ब्लाइंड पर्सन को इसके लिए दूसरों पे डिपेंड रहना ही पड़ता है, चाहे वो कोई हायर करें या किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता लें इधर उधर आने जाने के लिए। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो ऑर्थो वालों को ज्यादा आती हैं, जैसे मान लीजिए ट्रेन पे चढ़ना है, बस पे चढ़ना है, एक जगह से दूसरी जगह पे, बिल्डिंग में एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का, तो ये यानी चलने फिरने की जो समस्याएं हैं, मैं समझता हूँ ब्लाइंड लोगों से ज्यादा ऑर्थो वालों को ज्यादा आती हैं। लेकिन अगर समाज जो है वो अपना सही रोल प्ले करे तो इन समस्याओं को काबू पाया जा सकता है। मैं समझता हूँ इसमें कोई मुश्किल नहीं रहेगी। सब मुश्किल नहीं है। तो इसी के ऊपर बंसल जी आपका क्या व्यू पॉइंट है? फिर मैं अपने ऑर्थोपेडिक साथियों की ओर चलूंगा। बस यही है जो प्रवीण जी ने कहा, गोयल साहब ने कहा, रोहित जी ने कहा, विवेक जी ने, उसमें ऐसा है समाज की तरफ से क्या है, बल्कि या तो बेचारा की भावना, बेचारा संबोधन रखेंगे, जहाँ नजरअंदाज करेंगे, हीन भावना से देखेंगे, जैसे कोई इन परिवारों, इस समाज के ना हो, कहीं अलग से हो ये अंगहीन। ऐसा नहीं उनको याद रहता ये हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, बहन है, भाई है, माता पिता है, ऐसा नहीं उनको ऐसा रहता है कोई अलग समाज है ये अंगहीनों का, हमारे से कोई लेना देना नहीं। जा तर्स वाली बात करेंगे, बल्कि हम चाहते हैं सहयोग वाली बात। सवाल आपसे ये था कि मतलब एज ए बीइंग ब्लाइंड आप कैसे देखते हैं कि ब्लाइंड की ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं या फिर ऑर्थोपेडिक लोगों की ज्यादा समस्याएं हैं? अच्छा, समस्याएं तो ठीक है, समस्याएं अलग अलग तरह की हैं। कहीं जगह ब्लाइंड को ज्यादा समस्या महसूस होती है, हमें तो सिर्फ एक कई बार लगता है हमें तो उंगल पकड़ने वाला सहारा चाहिए, हम तो कहीं भी जा सकते हैं, परंतु ये बेचारे होने नहीं चाहिए। बेचारा शब्द मैं इसलिए माफी चाहता हूँ, बेचारा मतलब कि कहीं ऐसा आता है कि इन्होंने जाना हो थोड़ा एक कदम दो कदम, फिर भी सहारे के ऊपर डिपेंड है, परंतु जहां तक नजर की बात है पर वो इनसे ज्यादा हम निर्भर हो जाते हैं। ऐसा भी कुल मिला के जो एवरेज है एक तरह की समस्या या गिनती के हिसाब से अगर देखें तो जी। तो
ऐसा है कि जो अभी बंसल साहब ने हम बचारा शब्द पे बात कर रहे थे, सोसाइटी को सुन सुन के हमारे जहन में भी ये शब्द भर गए हैं, तो हम इसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे हमने एक ये जब भी प्रोग्राम करते हैं, जो हमारे समाज के साथ में कोई थोड़ी डोनेशन तो इकट्ठी करनी पड़ती है। अच्छा, कई लोगों की भावना है कि दान दे दो, उनको ये शब्द को चेंज करके भी योगदान, दान नहीं कहना। जो संस्था है ये दान लेने के लिए नहीं है, सिर्फ सहयोग ले रही है आपसे। सहयोग वो चाहे पैसे के रूप में हो, चाहे समय के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, दे सकते हैं आप। दान नहीं लेना इस संस्था ने। ऐसा लोगों का भावना कुछ ऐसे रहती है शायद अंगहीनों को दान दे रहे हैं। जी रोहित जी, यही सवाल अगर मैं आप ऑर्थोपेडिक लोगों से पूछूं और इसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं, तो आपको क्या लगता है समस्याएं किस ओर ज्यादा है? या आप देखते हैं कि समस्याएं वही है लेकिन वो मापदंड थोड़ा अलग अलग है? समस्याएं तो दोनों ओर, लेकिन जैसे सीएन जी ने बताया कि विभिन्न है, हमारी थोड़ी सी अलग है, इनकी अलग है। जाने आने में तो दिक्कत दोनों को होती है, लेकिन हमें व्हीकल से जाना पड़ता है, ये पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन इनको पटकने का सहारा चाहिए। और हमें कोई मतलब वाहन चाहिए, जैसे व्हील चेयर या कोई स्कूटर या कुछ भी, ट्राईसाइकिल कुछ भी चाहिए। ऐसे मतलब समस्याएं आ जाती हैं कहीं आने जाने में। जी, तो हम आगे इस डिस्कशन को बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं कि जो समस्याएं होती हैं, खास तौर पे जो स्टडी की हमने बात की कि वहां पर रैंप की प्रॉब्लम आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम बात करें रोजगार को लेके, तो हमने देखा है कि ब्लाइंड काफी अलग अलग सेक्टर में अब जा रहे हैं। और रिजर्वेशन की अगर बात करें हम, अंडर द रिजर्वेशन, तो प्रवीण जी क्या आपको प्रॉपर जॉब्स मिल रही हैं? क्योंकि हमने अगर ब्लाइंड की भी, मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि अगर हम ब्लाइंड लोगों की भी बात करें तो ज्यादातर जो हमें जॉब्स मिलती हैं वो जहाँ तो जुडिशरी की हेल्प से मिलती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से, या फिर रैलियां करके मिलती हैं। तो आप लोगों में ज्यादातर मैंने रैलियां नोटिस नहीं की हैं, तो आप इसके बारे में ज्यादा बता सकते हैं। आपके रोजगार किस तरीके के आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं? जी प्रवीण जी। सर जी सर्विस की गल है, वो तो सर कोशिश करके ही मिलती है। जी जी, हिंदी में कोशिश करें, नहीं तो मैं ट्रांसलेट कर दूंगा, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं सर, मैं हिंदी में बोल लेता हूँ। जी सर, जो तो जॉब की बात है उसमें, उसके लिए तो कोशिश ही करनी पड़ती है, लेकिन जो सेल्फ रोजगार है सर, उसके लिए भी हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम एक जगह पर बैठकर ही काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें हेल्पर की जरूरत तो पड़ती है। हम तो अपने आप को एक गिलास पानी का भी नहीं ले सकते। पानी पीने के लिए भी कई बार ऐसा होता है किसी की वेट करनी पड़ती है कि कोई आएगा हमें पानी पिलाएगा। समस्या तो सर बहुत है, समस्या बहुत है। तो मतलब विवेक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि मतलब जो आरक्षण है, जो कोटा है, वो पूरी तरीके से वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड कैटेगरी में? जी बिल्कुल सही बात है। जो आरक्षण है उसकी इम्प्लीमेंट जो मिला हुआ है सभी अंगहीनों को, बिल्कुल वो सही तरह से लागू नहीं किया रहा है। जो जितना बनता है उतना तो देते नहीं, जो बैकलॉग है वो भी नहीं भरा जा रहा है सरकार की तरफ से। एक्चुअली जो हम हैंडीकैप्स की बात करते हैं, ज्यादातर जो हैंडीकैप्स हैं सबसे ज्यादा ऑर्थोपेडिकली हैं। ब्लाइंड कम है, डेफ एंड डम्ब कम है, मेंटली रिटार्डेड कम है, ऑर्थोपेडिकली सबसे ज्यादा है। और एवरेज हमारी वही है 3%। उसमें से 1% ब्लाइंड के लिए होगा, 1% डेफ एंड डम्ब के लिए होगा, और 1% बचता है सिर्फ ऑर्थोपेडिकली के लिए। तो ऑर्थोपेडिकली को तो वो इंसान मिलता ही नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो आपको 1% भी मिल रहा है, क्या वो पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? क्या आपको पूरा जो 1% भी जॉब्स मिलती है वो कोटे का? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिनों पहले केस चल रहा था, तो हजारों हिसाब की जो नौकरियां अभी पेंडिंग है, जो बैकलॉग नहीं भरा गया है। तो उस विषय में मेरा सवाल है, क्या आपका जो 1% बैकलॉग है, क्या वो पूरी तरीके से फिलअप किया जा रहा है? विकलांगों को जॉब्स दी जा रही है? नहीं सर, वो फिलअप नहीं की जा रही। बैकलॉग काफी खाली पड़ा है और इसके लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है इसका, लेकिन सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही।
और हमें मतलब बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। मतलब ये बैकलॉग का जो कोटा है वो फिलअप नहीं किया जा रहा। बैकलॉग का जो कोटा नहीं किया जा रहा, तो इसके लिए क्या आप कोई ये जैसे मैंने पहले भी बोला कि कानूनी तौर पे कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, या आपको लगता है कि जुडिशरी बजाय इसके कि सरकार पर प्रेशर बनाए, आजकल देखा जाता है कि जुडिशरी से ज्यादा हेल्प मिल रही है हैंडीकैप लोगों को रेदर देन गवर्नमेंट से जी। तो आपको लगता है कि कानूनी तौर पे लड़ाई लड़नी चाहिए, या आपको लगता है कि हमें सरकार पर ही प्रेशर बनाना चाहिए? दोनों तरफ से प्रेशर बनाना चाहिए, लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशन इसमें मतलब हाई कोर्ट में केस भी दायर किया है। हमने तो नहीं किया, लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशन ने किया हुआ है। मतलब वो जुडिशली भी मतलब प्रेशर बना रहे हैं, और सरकार की ओर तो हम रैलियां वगैरह निकालते रहते हैं सरकार पर दबाव बनाने के लिए। तो मतलब कोशिशें तो दोनों ओर जारी हैं, लेकिन मतलब रिजल्ट कहीं और से नहीं मिल रहा। रिजल्ट कहीं और से नहीं मिल रहा है जी। तो सतीश जी, क्या आपको लगता है कि रोजगार की अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, खास तौर पे ऑर्थोपेडिक और दोनों कैटेगरीज की अगर बात करें तो? देखिए, रोजगार का जहाँ तक सवाल है, उसमें मैं आपके एक प्रोग्राम में एक डायरेक्टर जो थे वो बात कर रहे थे कि रोजगार दिया जाता है लेकिन काम नहीं दिया जाता है। जहाँ तक ब्लाइंड पर्सन का सवाल है, वो यही सोचते हैं लोग कि ये क्या करेंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ जिसको रोजगार दिया है उससे काम भी सरकार को उतना लेना चाहिए। जो ऑर्थोपेडिक लोग हैं उनके बारे में ऐसी धारणा नहीं है समाज में, उनको फिर भी मानते हैं लोग कि ये काम करेंगे, लेकिन ब्लाइंड के लिए समाज में ज्यादातर यही भावना है कि ये या तो म्यूजिक टीचर बन सकते हैं, इसके अलावा तो वो सोचते हैं कि कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसी ये भावनाएं ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये रोजगार दिया जाना चाहिए। पिछले दिनों में आपको मालूम होगा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था जिसमें सरकार को डायरेक्शन दी गई थी कि जो बैकलॉग है उसे तुरंत भरा जाए, लेकिन उस पर अभी तक कोई ज्यादा काम नहीं हुआ है। इक्का दुक्का कोई पोस्ट निकलती हैं, और लेकिन उसमें भी कुछ किसी को सुनने में आता नहीं है कि किसी को रोजगार दिया गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोटा की पोस्ट होती हैं लेकिन जनरल लोगों को वहां पे लगा दिया जाता है, फिर जुडिशरी में जाना पड़ता है, जुडिशरी की हेल्प से फिर वो जो सही व्यक्ति है उसको जॉब दिया जाता है। जी, लंबा अरसा लग जाता है। जी हाँ, मैं एक उदाहरण छोटा सा देना चाहूंगा यहाँ पे। बिल्कुल। एक बार हेल्थ डिपार्टमेंट की कुछ वैकेंसीज निकली थी क्लर्कों की, तो उसमें ये ब्लाइंड के लिए थी सारी। यहाँ पे सुनाम से एक थे, उनको अपॉइंट ना करके एक जनरल कैटेगरी के यानी नॉर्मल व्यक्ति को उन्होंने अपॉइंटमेंट दी। तो हाई कोर्ट को जब लिखा गया तो हाई कोर्ट ने पहली ही पेशी में उनके फेवर में डिसीजन दिया। तो अभी वो सीएमओ संगरूर में काम करते हैं। तो इस तरह के उदाहरण बहुत से हैं, तो एक नहीं है। कुछ नोटिस में आ जाते हैं, कुछ लोग जो है अपनी अनअवेयरनेस की वजह से, जिनको अवेयरनेस नहीं होती है, वो लोग परस्यू नहीं कर पाते केस को अपने, और वो बिना रोजगार के रह जाते हैं। तो लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, विकलांग लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए हर तरह की, ताकि वे जरूरत पड़ने पे सरकार से जगह जगह पे फाइट कर पाए। जी, रोहित जी, आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहता हूं कि हमने अगर दृष्टिहीनों की बात करें तो हमने देखा है कि ज्यादातर हमारे साथियों की एक कंप्लेन रही है कि एनजीओज के बीच में तालमेल नहीं है, लोगों के बीच में तालमेल नहीं है, हम एक यूनिटी नहीं दिखा पाते हैं सरकार को, जिसके कारण प्रेशर नहीं बन पाता है। तो आपके अगर मैं बात करूं ऑर्थोपेडिक लोगों के, क्या जो आपकी एनजीओज हैं क्या वो इकट्ठी हैं, आप सभी लोगों को रिकलेक्ट करती हैं, या आप लोग यूनिटी दिखाने में हैं, या आप लोगों के भी इसी तरह के हालचाल हैं? नहीं सर, हमारे ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल मिलजुल के काम करते हैं। ठीक है, कुछ ब्लाइंड हैं, कुछ ऑर्थो भी हैं, कुछ हमारे में डार्क एंड डम भी हैं। देखिए, मैं लेकिन हमने ये कभी पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल सिर्फ आपकी एनजीओ से नहीं है, जो तमाम एनजीओज हैं जो ऑर्थोपेडिक लोगों के लिए काम करती हैं, सभी एनजीओज की यूनिटी की बात कर रहा हूँ मैं जी। उसके विषय में मैं जानना चाहूंगा आपसे। ये सभी देखो, और तो मैंने किसी एनजीओ में काम नहीं किया ना, इसलिए मैं किसी और की बात पर नहीं कह सकता। लेकिन हमें ये ऐसी बात नहीं है, ऐसी भावना भी नहीं है। जो भी हमारे में है, मतलब डिसेबल जो भी है,
तो 8 से ही है सभी। महाजन साहब, मैं इसमें इंटरवीन करूं? जी बिल्कुल। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि जितनी ज्यादा एनजीओ होंगी इस फील्ड में उतनी ही डिसयूनिटी देखने में मिलेगी। जी। जितनी एनजीओ कम होंगी उतनी ही यूनिटी देखने को ज्यादा मिलेगी। एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा इस बारे में। जी। कोई समय था जब पंजाब में सिर्फ 2 टीचर्स यूनियन हुआ करती थी जी। और उन दिनों में टीचर्स यूनियन का इतना ज्यादा प्रेशर था गवर्नमेंट पे कि जो भी डिमांड होती थी वो दिनों में, वैसे तो वो घंटों में मान ली जाती थी, लेकिन कुछ दिनों में तो मान ही ली जाती थी हर हालत में। जी। लेकिन अभी पोजीशन ये है कि बहुत सी टीचर्स यूनियंस हो गई, कुछ प्रो गवर्नमेंट हैं, कुछ एंटी गवर्नमेंट हैं, कुछ कांग्रेस के साथ हैं, कुछ अकाली दल के साथ हैं, कुछ बीजेपी के साथ हैं। तो तब से जो है वो जो डिमांड्स हैं टीचर्स की, उनके तरफ गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं देती है। तो इसी तरह से अंगहीनों की भी जितनी ज्यादा एनजीओ होंगे उतनी उनमें डिसयूनिटी देखने में मिलेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि एक प्रकार के जो लोग हैं कभी एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरी चले, हर एक व्यक्ति अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता है, हर एक व्यक्ति अपना प्रेशर बनाना चाहता है समाज पे भी, सरकार पे भी और अपने साथ काम कर रहे लोगों पे भी। तो जितनी एनजीओ कम होंगी उतना ही प्रेशर सरकार पे ज्यादा बन पाएगा, उतनी ही यूनिटी ज्यादा देखने में मिल पाएगी। जी, और मैं दर्शकों को, सॉरी अपने लिसनर्स को बता दूं कि हम आज बात कर रहे हैं CFC ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से, जो ऑर्थोपेडिक और ब्लाइंड लोग मिलकर काम करते हैं। उनसे हमारी ये चर्चा चल रही है। इस चर्चा को बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। नारायण सेवा संस्थान द्वारा संपूर्ण विश्व से आए हुए 80 से 100 पीड़ित असहाय निःशक्त बंधु बांधवों के प्रतिदिन निःशुल्क ऑपरेशन किए जाते हैं, जो चारों हाथ पैरों पर चलकर आते हैं। वे शल्य चिकित्सा के बाद दोनों पैरों पर चलने लगते हैं। तन से समर्थ होने के बाद निःशक्त बंधुओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कोर्सेज जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण, मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण, प्लम्बिंग प्रशिक्षण, सुथारी प्रशिक्षण एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रिपेयरिंग प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें विभिन्न कंपनियों और संगठनों में जॉब दिलवाई जाती है। छोटा मोटा व्यवसाय खुलवाते हैं। वर्ष में 2 बार निःशुल्क निःशक्त सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कर उन्हें सामाजिक रूप से भी समृद्ध बनाती हैं। रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2015 मकसद आप सबसे मिलने का। रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2015 जहां होंगी पोइट्री, प्ले, सिंगिंग, प्रेजेंटेशन और मच मोर। So what are you waiting for? जल्दी से रजिस्टर करें हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर और बने पार्ट 2015 रेडियो उड़ान कन्वेंशन का। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लिसनर्स, आपका भी स्वागत है। लगातार आपकी जो चैट्स मेरे पास आ रही हैं, तो आपका शुक्रिया। और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी ऑलमोस्ट आपके अकॉर्डिंग शामिल किया जा रहा है। और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें स्काइप पर टेक्स्ट कर सकते हैं। बहरहाल मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं। और विवेक जी, अगर हम बात करें मेट्रोमोनियल प्रॉब्लम्स की, शादी को लेके, तो ऑर्थोपेडिक लोगों की ये कितनी बड़ी समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है ये। ऑर्थोपेडिक लोगों की ये तो बहुत बड़ी समस्या है। जैसे मान लो भी शादी के लिए जाते हैं, नॉर्मल बंदा तो कोई शादी करेगा नहीं किसी ऑर्थोपेडिक बंदा से। शादी तो उससे ही करनी पड़ती है। जैसे मैं ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड हूँ, मुझे भी किसी ऑर्थोपेडिक से शादी करनी पड़ेगी। आम बंदे से मेरी शादी हो नहीं सकती।
रोहित जी, आपका क्या मानना है इस पे? मेरा मानना भी यही है कि ये सबसे बड़ी समस्या है ये शादी की। मतलब ये नॉर्मल व्यक्ति हमसे शादी नहीं करेगा, कोई भी लड़की अगर मिलेगी तो विकलांग ही मिलेगी, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से कोई मिलेगी तो हो सकता है, नहीं तो मतलब विकलांग जो है ऑर्थोपेडिकली बिना शादी के ही रह जाते हैं कई, तो मैंने देखा है जी। तो एक बहुत बड़ी समस्या है ये भी आपके अकॉर्डिंग? जी सर। जी, तो प्रवीण जी, मेरा एक प्रश्न है और फिर मैं गोयल साहब से और बंसल साहब को भी शामिल करूंगा डिस्कशन में। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि हमने अगर नेत्रहीनों पर मैंने जो रिसर्च की है, मैंने डिस्कशंस की हैं आज तक, तो उसमें हमने देखा है कि जो दो दृष्टिहीन हैं जो 100% वो एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते, और जो पार्शली से करना चाहते हैं, जो पार्शली वाले हैं वो साइटेड से करना चाहते हैं, तो जो 100% जो जिसे वो ब्लाइंडनेस है वहां पर संभावना कम रह जाती है। और जहां तक जनरल सोसाइटी का व्यू पॉइंट है वो तो आप लोगों से किसी से भी छिपा नहीं है। तो इस केस में अगर हैंडीकैप्ड लोगों की हम बात करें, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड लोगों की, तो आपका भी कुछ ऐसा है कि जिसकी ज्यादा हैंडीकैप्सी है उसको ज्यादा प्रॉब्लम आती है? किस तरह की समस्या है आपके कम्युनिटी में? सर समस्या तो है, जैसे मान लो कि एक 100% है और दूसरा भी 100% है, मेल और या फीमेल के साथ शादी हो जाती है तो उनको वैसे घर का काम ही बहुत मुश्किल से होगा। जो जिसकी कम डिसेबिलिटी है वो उसके साथ करना नहीं चाहते। जैसे लड़का 100% है और अगर फीमेल 40% है तो वो उसके साथ नहीं करना चाहेगी। और जो घर वाले हैं वो तो कह देते हैं कि इससे अच्छा हम लड़की को मार देंगे लेकिन तेरे साथ शादी नहीं करेंगे। जी, तो आपका भी यही व्यू पॉइंट है, ज्यादातर ब्लाइंड कम्युनिटी से ही रलती मिलती है आपकी जो आज की डिस्कशन से बाहर आ रहा है। सतीश जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर हालांकि जो नेत्रहीन कम्युनिटी की बात करें तो वहां पर एक व्यू पॉइंट है कि दृष्टिहीनों की शादी ज्यादा मैट्रिमोनियल ज्यादा प्रॉब्लम्स है रेदर देन की ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्स की, लेकिन आज की जो डिस्कशन में आ रहा है कि प्रॉब्लम्स सेम ही है। तो सतीश जी, अगर मैं बात करूं ब्लाइंड के कॉन्टेक्स्ट में कि अगर ब्लाइंड प्लस और अदर डिसेबिलिटी में लोग शादी की बात करते हैं, तो आज तक आपने क्या देखा है, कितने % ये सक्सेसफुल रहा है, या फिर ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड का भी ज्यादातर नहीं होता? किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ऐसे केसेस तो बहुत कम ही देखने में आते हैं। वैसे मेरे नॉलेज में तो बहुत कम ही आए हैं ऐसे। जहाँ पे कहीं आए हैं तो यानी ब्लाइंड से ब्लाइंड की शादी या तो हुई है या ब्लाइंड से साइटेड की शादी हुई है। उसमें दो तरह के होते हैं। एक तो जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स होते हैं, लड़के जो हैं यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे लड़कियां होती हैं साथ, तो उन दोनों में कई बार क्या होता है कि लव अफेयर्स हो जाते हैं, फाइनली उनकी शादी हो जाती है। यानी वो उसी केसेस में हो पाता है जहाँ पे कि लड़की जो है वो काफी करेजियस हो, यानी समाज को अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब पहले अंडरस्टैंड करे वो। अंडरस्टैंडिंग तो उसमें आ जाएगी, वो तो आ जाती है, लेकिन समाज जो है वो उसको अपना स्टेप लेने नहीं देता है, स्टेप को कैरी आउट नहीं करने देता है। तो जहाँ पे ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत करेजियस हैं, समाज को फेस कर सकती हैं, सोसाइटी की चिंता नहीं करती हैं, उन केसेस में जो साइटेड लड़कियां हैं वो ब्लाइंड से शादियां करती हैं। उनमें जहां तक सक्सेस का सवाल है, सक्सेस तो मिली जुली रहती है। कई जगह पे तो बहुत सक्सेसफुल रहती है, कई जगह पे सक्सेसफुल नहीं रहती है, झगड़े चलते रहते हैं। लेकिन जहां पर डाइवोर्स का सवाल है, डिवोर्स नहीं हो पाते हैं ऐसे केसेस में। मेरे सुनने में या देखने में कोई ऐसा केस नहीं आया कि डाइवोर्स हुआ, झगड़े जरूर चलते रहते हैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये ब्लाइंड और ऑर्थोपेडिक इन दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित किया जा सकता है? जी हाँ, ये किया जा सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा हो नहीं रहा है, इसको पॉजिटिव स्टेप मानते हैं अगर ऐसा होता तो? जी हाँ, ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इसका कारण ये होगा कि एक दूसरे के पूरक बन पाएंगे वो। जहाँ पे ऑर्थोपेडिक को कोई मुश्किलें आती हैं तो वो ब्लाइंड पर्सन जो है उसमें सॉल्यूशन उसका ढूंढ सकता है, कुछ उसमें हेल्पफुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई लड़की है जो समझ लीजिए 50% डिसेबिलिटी है उसकी, तो उसमें जो है यानी ऑर्थोपेडिक है वो 50% डिसेबिलिटी के साथ, और दूसरा जो ब्लाइंड पर्सन है मान लीजिए 100% भी है वो,
तभी वो उसके घर के काम में उसकी हेल्पफुल हो सकता है उसको। तो इस तरीके से उनकी जो लाइफ है वो अच्छी जा सकती है मेरे हिसाब से। बंसल जी, आप कहना चाहेंगे इसी सवाल पर कुछ? बिल्कुल, मैं इनसे सहमत हूँ जैसा गोयल साहब ने कहा। अच्छा, बात में थोड़ा ये जरूर आता है, वो लड़की वाली बात तो है, लड़की जैसे कहा भी पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में और में लड़का ब्लाइंड है, लड़की साइटेड है, परंतु ऐसा समाज में देखा भी लड़की अगर ब्लाइंड हो लड़का साइटेड हो वो नहीं इस तरह पढ़ता। मेरे को ऐसा लगता है जैसे ना के बराबर हो। भी लड़की अगर ब्लाइंड है, लड़का ऑर्थो का हो 50% वो कर ले, ऐसा मेरे को कुछ कम देखने को लगता है, सोच विचार में कम लगता है, परंतु हो जाए तो अच्छी बात है। तो आप लोग इसको पॉजिटिव स्टेप मानते हैं। तो यही बात मैं अपने ऑर्थोपेडिक साथियों से जानना चाहूंगा, वो इसको किस तरह पॉजिटिव स्टेप मानते हैं, या उनके हिसाब से ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं? जी रोहित जी। जी प्रवीण जी, विवेक जी, रोहित जी, कोई भी इस क्वेश्चन को? हाँ जी जी। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही पॉजिटिव स्टेप होगा अगर ऐसा होना शुरू हो जाए। ऐसा होता नहीं है, अगर होना शुरू हो जाए तो ऐसे बहुत सही रहेगा। ये ऐसा हो जाए तो बहुत सही रहेगा। आज की डिस्कशन में अभी तक दो चीजें जो सामने आई है, अवेयरनेस की कमी हमने हर जगह पर हमें देखने को मिलती है, और साथ ही साथ मैट्रिमोनियल की जो एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो अभी मैं तो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा और आप लोगों से जानना चाहूंगा, सतीश जी आपसे भी जानना चाहूंगा और हमारे ऑर्थोपेडिक साथियों से भी जानना चाहूंगा, चाहे वो बात करें पीडब्ल्यूडी बिल की और चाहे हम बात करें आरपीडी बिल जो लेटेस्ट जिसके लिए संघर्ष चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो बिल आते हैं इनको इन्फोर्स किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, या सिर्फ ये पेपर बन के रह जाते हैं, या इसका कुछ बेनिफिट आप देखते हैं? किस तरीके से देखते हैं? ये तो देखिए सभी के सामने है कि भारत में सिर्फ ये पीडब्ल्यूडी एक्ट की बात न करें, किसी भी एक्ट की बात कर लें हम, या किसी भी अनाउंसमेंट की, गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट होते हैं उनकी बात कर लें, वो सभी पेपर पे होते हैं। सिर्फ जो प्रैक्टिकल में है वो तो बहुत कम ही देखने में मिलता है। जहां तक पीडब्ल्यूडी एक्ट का सवाल है, इसके तो मुझे नहीं लगता कि 10% जो प्रोविजंस हैं वो इम्प्लीमेंट हुए होंगे। तो आप क्या मानते हैं विवेक जी या रोहित जी, इस क्वेश्चन को ले सकते हैं? पीडब्ल्यूडी बिल की अगर हम बात करें तो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम तो अभी तक सॉल्व नहीं हुई, आपने खुद ही बताया, तो किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, पीडब्ल्यूडी एक्ट जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है उसमें बहुत सारी चीजें दी गई हुई है। बिल्डिंग कैसे होने चाहिए, क्या क्या सेवाएं मिलने चाहिए, कैसे कैसे क्या चीज होना चाहिए, सब कुछ दिया गया उसमें, फिर भी उसको लागू नहीं किया जाता। सरकार ने बना तो दिया है पर उसको लागू नहीं किया जाता। तो क्या आप लोग मानते हैं कि सरकार के साथ साथ हमारी एनजीओज भी फेल रही हैं सरकार से मनवाने को ये तमाम चीजें? फेलियर थोड़ा पूरा तरह फेलियर नहीं कहा सर, जो जितना हम हमारी जो एनजीओ हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, जो चीजें उसमें है वो हम अपनी तरफ से कुछ करा सकते हैं अपनी तरफ से। जी, तो अभी हम बात करते हैं कि बेसिकली अगर आप लोगों को चांस दिया जाता है, गवर्नमेंट से आपकी बात होती है, 1 बाय 1 में डिफरेंट आप लोगों की बातें जानना चाहूंगा। अगर आपको दो बातें सरकार के सामने रखनी है तो वो क्या होंगी? मैं शुरू करता हूँ, प्यारा सिंह जी हैं हमारे साथ, वो बात करना चाहेंगे इस पे? मैं सर थोड़ा बोलना चल रहा तो थोड़ा इधर वैसे जिन मर्जी कुछ कर रहे। कोई बात नहीं, मैं ट्रांसलेट कर देता हूं। अगर आप बोलिए आपने क्या बोला। ठीक है जी। विवेक आपसे शुरू करते हैं। रोहित जी आप हैं हमारे साथ? जी, क्या आप दो चीजें अगर सरकार के सामने रखनी चाहे तो क्या आपकी प्राथमिकता होगी? सर पहली प्राथमिकता तो यही होगी कि सभी को रोजगार दिया जाए, जैसी जिसकी डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से उसको रोजगार दिया जाए। और दूसरी ये रहेगी कि जो मतलब ज्यादा औरतों हैं उनको मतलब आने जाने के लिए सहूलतें दी जाएं, जैसे मतलब ट्रेन में या बस में पर्याप्त सहूलतें नहीं मिलती हैं हमें, वो हमें सहूलतें दी जाएं। जो मतलब पीडब्ल्यूडी एक्ट में भी लिखी हैं वो भी नहीं मिलती हैं, और जो कुछ सरकारें अपनी तरफ से देती हैं वो भी नहीं प्राप्त हो पाती। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो सरकार बोल रही है कम से कम वो अपने वायदे तो निभाए। जी, तो प्रवीण जी आप क्या कहना चाहेंगे? सर जो फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन आप एक बात है, जैसे बस में हो गया सर, बस में ट्रैवल करना है, लेकिन अगर बस पास है,
पूरे फ्री का या आधा फ्री का, आधी टिकट का, तो वो भी सरकारी बस वाले भी, प्राइवेट बस वाले भी उसमें इनकार करते हैं। गवर्नमेंट उसको भी लागू नहीं करवा सकी है ये अभी तक। तो सरकारी बस वाले भी सर इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जी, तो आ जाके हमारी बात तो वहां पर हो जाती है कि जो सहूलतें हैं उनको भी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। कई बार हम देखते हैं कि अगर कोई सरकारी बस होती है, किसी हैंडीकैप को देख लेते हैं तो वो निकल जाते हैं इंस्टेड की वो बस को रोके। जी, तो जी विवेक जी, आप क्या सरकार के सामने प्रपोजल रखेंगे अगर आपको मौका मिले? मेरी सबसे बड़ी मांग है जी, एक तो जो रिजर्वेशन है हैंडीकैप को वो बढ़ाना चाहिए। मेरे हिसाब से 3% हम सबकी तरफ से लगता है हमको जो 3% है ये कम है जी। 5 कर, ये ज्यादा होना चाहिए। इसकी बात उठाई जा रही है कई दिनों से, 3 से 5 कर देना चाहिए, तो आपका ये मुद्दा रहेगा जी। कम से कम 5 तो होना चाहिए। और दूसरी भी सबसे बड़ी मांग है ये कि जो हमें पेंशन मिलती है, विकलांगता पेंशन, वो बहुत कम मिलती है, बहुत कम है। पंजाब में बहुत कम है एज कम्पेयर टू दिल्ली, हरियाणा अगर हम देखें तो। हाँ जी, जहाँ भी मिलती है वो वहाँ भी बहुत कम है। महंगाई आजकल इतनी है, उसके हिसाब से देखिए ना, कुछ भी नहीं होता। जितनी पेंशन मिलती है सरकार की तरफ से, उस पेंशन में कुछ भी नहीं होता था जी। सतीश जी, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पेंशन की बजाय रोजगार सरकार दे। पेंशन जो है वो एक व्यक्ति को मेरे हिसाब से ऊंचा नहीं उठाती है, उसको नीचा ही गिराती है। तो वो डिपेंडेंट रहता है तब भी वो। तो अगर उसे रोजगार दिया जाए तो वो इंडिपेंडेंट बनेगा। दूसरा जो है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। हर एक प्रकार के विकलांग लोग जो हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान देके उन्हें जो पढ़ाई की जो सहूलतें हैं वो दी जानी चाहिए। मान लीजिए ब्लाइंड के लिए है, जैसे बुक्स अवेलेबल नहीं होती हैं ब्रेल में, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। यूनिवर्सिटीज को जो है वो राइटर दे देना बंद कर देना चाहिए टोटली। जो पेपर हैं वो टाइपिंग होना चाहिए, टाइप्ड आउट पेपर प्रेफरेबली होना चाहिए, राइटर टोटली बंद कर देना चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पे। स्कूल लेवल पे ठीक है, चलता रहे ऐसे। उससे ये होगा कि आगे आने वाले जो जीवन में जब उनको कभी रोजगार मिलेगा वो सक्सेसफुली उसे कैरी आउट कर पाएंगे। जी बंसल साहब, आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कहने में कुछ अभी बचे नहीं है, मेरे साथी हैं जो। बहुत कम डिमांड्स हैं फिर आप लोगों की। सरकार से अगर मौका मिले तो अभी तो 2-3 बातों में आपने सरकार को कर दिया, सरकार को इजी कर दिया आप लोगों ने। आपने 2 डिमांड बोली थी ना, इसलिए हमने 2 ही बताई। मैंने 2 पूछी ना, आप सभी की ऑलमोस्ट सेम है जी। तभी अभी तो डिमांड तो और भी बहुत है ना, मेन तो ये जो थी आपको बता दी गई जी। मसला एक तो हम ये डिमांड कर रहे हैं थोड़ा, जैसे प्रतिनिधित्व है, जैसे कोई चाहे वो लोकल स्तर पे हो, जैसे एमसी की वोट कहते हैं, पंचायत की कहते हैं, या असेंबली कहते हैं, पार्लियामेंट की कहते हैं। इसमें और कैटेगरी को तो है रिजर्वेशन जी, कहते ही फला सीट लेडी रिजर्व होगी, फला वो एससी रिजर्व होगी। परंतु जो हम चाहते हैं अंगहीनों के लिए भी रिजर्व होनी चाहिए, कुछ ना कुछ एमएलए सीट हो। आपने अच्छा मुद्दा उठाया है। जैसे इवन की एंग्लो इंडियन के नाम पे 2 सीटें रिजर्व की जाती हैं, तो आप डिसेबल कैटेगरी में भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन हमें चाहिए, अपनी प्रतिनिधित्व कर सके, हमारे लिए अंगहीनों के लिए कुछ अपने मुद्दे रख सके, ये चाहते हैं हम जी। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रेडियो उड़ान हर बार ये मुद्दा उठाता रहा है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। तो इस पर हमारी मांग रही है कब से, और एनजीओज इसके लिए फाइट भी कर रही हैं। हम फ्यूचर में एक होप करते हैं कि ये दिया भी जा सकता है। ओके, बहरहाल अब हमारे पास कुछ समय और है। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि सोसाइटी से, या फिर आप खुद से अगर कोई अपनी बात रखें, तो सोसाइटी से आपकी क्या अपेक्षा है, क्या चाहते हैं सोसाइटी के रवैये में, या फिर आपके पास कोई सोल्यूशन है कि सोसाइटी से हम ये चाहते हैं और उसको कैसे किया जाए पूरा, तो आप अपनी बात 1 by 1 रख सकते हैं। मैं शुरू करता हूं विवेक जी के साथ। हाँ जी जी। तो मेरा मानना है जी, सबसे पहले तो ये जो बेचारा, जो कह रहे हैं समाज में मानता बेचारा, या फिर हमें गिनते में नहीं गिनते हमें, वो सब बंद होना चाहिए।
वो सब बंद होना चाहिए। हाँ जी। इसके लिए कोई सोल्यूशन है आपके पास जो आप? इसके लिए तो वही है, हम मिलजुल कर रहे हैं, समाज से हम समाज से बात करें, समाज हमसे अच्छी तरह मिलजुल के बात करे, तभी हमारी समस्या सामने आएगी ना उनके सामने जी। उनको तो कईयों को पता भी नहीं, इनको कोई समस्या भी होती है जी। इवन मैं एक बात आपको बताता हूँ, मेरे को कई बार मिलते हैं ऐसे बंदे, कहते हैं भी तुम तो अंगहीन हो, हैंडीकैप्ट हो, तुम्हें तो सरकार से सहूलतें बहुत मिलती है, तुम लोग ऐश है। ये मेंटालिटी हमें कुछ बदलनी है, ये मेंटालिटी बदलनी है। तो आपका कहना है कि हमें मेन स्ट्रीम से जुड़ना होगा और मेन स्ट्रीम को हमारे साथ जुड़ना होगा, तो ही इसका कोई हल निकला जा सकता है। जी। और जी विवेक जी आप बताएं, आई मीन प्रवीण जी, आई थिंक प्रवीण जी। जी सर। जी, आप सोसाइटी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सर समाज से तो हम अपने लिए पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं ही, और लेकिन उसके लिए हमें भी समाज के साथ कुछ पॉजिटिव चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो ये बात आपने खूब कही कि कई जो आम लोगों का आंदोलन होते हैं उसमें भी हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, तभी हम लोगों को अपने प्रति अवेयर कर सकते हैं। तो ये कहना है आपका। जी रोहित सर। जी सर, मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ, जैसा कि प्रवीण जी ने और विवेक जी ने बताया कि हमें भी कॉर्पोरेट करना होगा और उनको भी कॉर्पोरेट करना होगा, तभी कोई हल निकाला जा सकता है और सोसाइटी में मतलब इसलिए ये अवेयरनेस आ सकती है। जी तीज जी आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि हम अपने आप को इतना योग्य बनाएं कि समाज जो है वो मजबूर हो जाए इसके लिए कि हमें अपने अधिकार दे और हमें जो बनता स्थान है समाज में वो दे। हमें अपने आप में योग्यता पैदा करनी होगी, अपने आप को इस योग्य बनाना होगा कि समाज ये हौसला ही ना करे कि हमें बेचारा कहे या हीन समझे। जी जी बंसल साहब। हाँ जी, वो ऐसा है जैसे 7 दिसंबर को प्रोग्राम हुआ विश्व अंगहीन दिवस के मौके पर, वहाँ हमारे कुछ अतिथिगण मान्यगण आए, उन्होंने कहा भी ये जो अंगहीनों का प्रोग्राम है ये हमें रास्ता दिखाने के लिए है, कहते जो कुछ हमें करना चाहिए वो ये कर रहे हैं, इनसे हमें सीखना चाहिए। वहाँ मतलब उनसे सुन करके बड़ी हमें अच्छा लगा, हमें उनसे एनर्जी मिली। हमने चुनाव में एक प्रदर्शन भी किया, रैली भी की, क्या की जहाँ पे जो लावारिस पशु वगैरह घूमते हैं, हर जगह पे ये प्रॉब्लम बनी हुई है अब तो इंडिया में, जो आवारा पशु घूमते हैं सड़कों पे और पे, वो अच्छे वाले को इंसान को गुजरना बड़ा मुश्किल है, परंतु जो अंगहीन है उसको तो किसी समय भी उससे नुकसान हो सकता है। उस मुद्दे को लेकर के हमने यहाँ पे किए, धरने भी किए, रैली भी की, भूख हड़ताल भी रखी, परंतु उससे लोगों को काफी कुछ मिला कि जो कुछ हमें करना चाहिए था ये हम नहीं कर पा रहे, देखो ये अंगहीन होते हुए कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत बड़ा पॉइंट उठाया यहाँ पे कि जो जानवर होते हैं उसमें मोबिलिटी की काफी प्रॉब्लम रहती है ब्लाइंड को और हैंडीकैप्ड लोगों को। अभी हमारे पास कुछ समय है, हम आप लोगों से और भी कुछ बातें कर सकते हैं। प्रवीण जी, टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा? हमने देखा है कि अगर हम दृष्टिहीनों की बात करें तो एक बहुत बड़ा रोल इन दिनों में सामने आ रहा है एम्पावर करने में दृष्टिहीनों को। तो हैंडीकैप्ड की अगर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी आप लोगों को कैसे एम्पावर कर रही है? सर टेक्नोलॉजी के साथ ही हम अपने आप को कुछ मूव कर सकते हैं। जैसे मैं 100% डिसेबल हूँ, लेकिन मैंने अपना स्कूटर मॉडिफाई करवाया है, उसके साथ मैं बाहर भी जा सकता हूँ, शहर में भी इधर उधर जा सकता हूँ, वो टेक्नोलॉजी के साथ ही है सर। मतलब टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। जी रोहित जी, इंटरनेट कंप्यूटर किस तरीके से आपको रोजगार में हेल्प कर सकता है, स्टडी में हेल्प कर सकता है, ये आपको एम्पावर करता है आपको लगता है? जी सर, काफी हेल्प करता है। जैसे मतलब कोई रोजगार भी अपना चला सकते हैं इनसे, जैसे मैं भी करता हूँ, कंप्यूटर टाइपिंग करता हूँ मैं, और साथ में कंप्यूटर सेंटर भी खोल रखा है, बच्चों को सिखाते भी हैं। मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही चलता है सब। मतलब टेक्नोलॉजी अगर है तो हमें रोजगार भी मिला हुआ है इससे। बाकी आना जाना भी बाकी जो आना जाना है वो तो जैसे प्रवीण जी ने बताया, मॉडिफाइड स्कूटर बनवाए हुए हैं हमने, वो भी टेक्नोलॉजी से ही बने हैं। जी तो टेक्नोलॉजी का एक काफी बहुत बड़ा रोल। और मैं बता दूं, CFC जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आज तक हजारों लोगों को
रिजर्वेशंस के पास बनवाने में उनकी हेल्प करती है, लोगों को जगह जगह कंपेन करती है, अवेयर करती है, मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करती है, स्कूल में उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने में लोगों को अवेयर करती है। अब हम लास्ट दौर में हैं अपनी आज इस डिस्कशन के, और आप लोगों से जल्दी से मैं आपका क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा आप लोगों से आज की डिस्कशन को लेके, और साथ ही साथ लिसनर के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो। 1 बाय 1 मैं स्टार्ट करूंगा जी। सतीश जी आपसे। मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोता जो इस बातचीत को सुन रहे हैं, यदि किसी भी तरीके से हमारी संस्था, हमारा एनजीओ किसी के कोई काम आ सके तो उनका स्वागत है। वो हमसे अवश्य ही संपर्क स्थापित करें, और किसी को भी अपने आप में हीन भावना नहीं लानी चाहिए। किसी भी प्रकार की जो विकलांगता है वह बाधा हो सकती है, किसी पे भार नहीं है समाज पे, तो ये मान के चलना चाहिए। बहुत अच्छे से अपने आप को एजुकेट कीजिए और सरकार से जो है रोजगार प्राप्त करके अपना अच्छा जीवन बिताइए। जी धन्यवाद। जी बंसल साहब। जी मतलब कि वही बात है, इसको बोझ ना समझ करके इसका हल इसका कैसे हो ऐसा सोचना चाहिए। जहां तक मेरी बात है, परंतु मैं अपने आप में काफी निर्लज मानता हूँ। जैसे ये आप लोगों से साथ हुआ, अब मैं कंप्यूटर को थोड़ा हाथ लगा करके कुछ आगे बढ़ने लगा हूँ। इससे मैं ये रिजल्ट पे पहुंचा हूँ कि अगर आदमी चाहे तो धीरे चाहे जल्दी कुछ ना कुछ मंजिल पे पहुंचने की बन सकती है उसकी। अगर ना चले तो फिर मंजिल तो दूर ही दूर है। जी, तो विल पावर को आप मानते हैं कि होना बहुत जरूरी है और कोई भी ऐसी चीज नहीं है, और आप साथ ही साथ कहते हैं कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जी रोहित जी। जी मैं भी यही कहना चाहूंगा कि मतलब भी कैसे भी हालात हो, हमें हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने आप पे इतना मतलब यकीन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप में कि हम जो भी काम करना चाहें वो करना ही है और कर सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हम ये काम नहीं कर सकते। तो मतलब यही कहना चाहूंगा सभी लिसनर से कि हौसला कभी मत हारिए। जी हौसला कभी मत हारिए। रोहित गर्ग आपसे बात कर रहे थे। जी प्रवीण जी। सर मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि अपना हौसला कभी मत छोड़ो। जी थिंक पॉजिटिव, सब कुछ सही होगा सर। जी विवेक जी। जी मेरा मैं कहना चाहता हूँ कि हम विकलांग व्यक्ति हैं, उनकी समस्याएं बहुत हैं। इन समस्याओं का हल हम उनको कोई निकालना है। हम अगर इकट्ठे हो जाएं, जो विकलांग है इकट्ठे हो जाएं, समाज में से बहुत अच्छे लोग हैं जो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। अगर वो सब मिल जाए तो समस्या का हल निकलेगा ही निकलेगा। जी तो यूनिटी की बात करते हैं। आप कहते हैं कि अच्छे लोग भी बहुत है, लेकिन जरूरत है एक प्रयास करने की कि वो हमारे साथ मिले, मेन स्ट्रीम में हम लोग एक दूसरे को शामिल करें। तो आज की डिस्कशन में हमारे साथ थे CFG कॉन्फेडरेशन फॉर चैलेंज। तो आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया रेडियो उड़ान को। रेडियो उड़ान के तमाम लिसनर के साथ आपने बातचीत की, अपनी बातें रखी, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार तक भी आपकी ये बातें पहुंचेंगी। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और लिसनर्स आप कहीं मत जाइए। अभी शो, अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा अगला शो मिस कंफ्यूजन विद आरजे ज्योति मलिक एंड बाला नगेंद्रन विद इन 1 मिनट विल बी विद यू। आप वहां पर स्काइप आईडी पर हमें अपने आंसर चैट कर सकते हैं और अपने आप को मजबूत कर सकते हैं बैंकिंग एग्जाम या फिर किसी भी तरह के कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आप सुन रहे थे रेडियो उड़ान पर दानिश महाजन के साथ बदलता दौर। गुड नाइट, टेक केयर, कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान। हिम्मत ना हारे बंदा।